दोस्तों नमस्कार। आज 18 अप्रैल है और आज इंडियन एक्सप्रेस में जो हमारे बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। और इसमें हमने कुछ और न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स एडिटोरियल्स को इंक्लूड किया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला न्यूज़ है उसमें है कि स्वीडन ने अपने यहाँ एक ऐसा लॉ पास किया है कि अब वहाँ पे जो जेंडर चेंज करते हैं वो अब आसान हो जाएगा। मतलब जो पहले जो एज बार थी वो 18 ईयर्स की थी, अब इसको घटाकर 16 कर दिया गया है। ठीक है, तो अब अपने जो कानूनी तौर पर जो है वहाँ पे लोग लिंग परिवर्तन करवाने के लिए जो पहले 18 साल थी आवश्यक आयु, अब उसको घटाकर 16 कर दी गई है। लेकिन जब 18 साल से कम उम्र के लोग अपना अगर जेंडर चेंज करवाना चाहते हैं तो उनको अभी भी अपने गार्जियन, डॉक्टर और नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, और इसके थ्रू अब ये एक नया टर्म प्रकाश में आया है, जेंडर डिस्फोरिया डायग्नोसिस। और इसके थ्रू ये कहते हैं कि मतलब ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है जिसमें कि जो जेंडर एक्सप्रेशन है और जो जेंडर आइडेंटिटी है वो मैच नहीं करती है। इसको आप ऐसे समझें कि बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं कि हमारा शरीर तो मेल का है लेकिन हम अंदर से फील करते हैं एज अ फीमेल। तो यही जो मैच नहीं करता है उसी से जो डिप्रेशन जनरेट होता है उसी को बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया डायग्नोसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर ऐसे रूल की या लॉ की बात करें तो ये अभी कुछ और देशों में है, जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्पेन। ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि इस तरह के लॉ अभी करंट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, अब एक नासा से रिलेटेड न्यूज़। इसमें इनके एक नए मिशन के बारे में जानकारी दी गई है जिसका नाम है मार्स सैंपल रिटर्न। और इसके लिए नासा ने कहा है कि जो इसके जो प्रपोज्ड कॉस्ट है, जो लागत हो रही है अनुमानित, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसके लिए कह रहे हैं कि आप लोगों से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मांगा गया है कि आप बताएं हमें कि इसके कॉस्ट को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मिशन है ये मार्स सैंपल रिटर्न, इसका पर्पस यही था कि जो वहाँ पे मार्स पे जाके लाइफ के जो भी एविडेंसेस हैं उनको ढूंढना, और मेन काम ये करना है कि वहाँ से रॉक और सॉइल के सैंपल लेके अर्थ पे आना है कि फिर साइंटिस्ट उसको अच्छे से एग्जामिन कर सके। और इनका जो अनुमान है नासा का कि ये कॉस्ट लगभग $5 बिलियन से लेकर $7 बिलियन के बीच में पड़ेगा। और जो वो सैंपल लेके आने वाले हैं वापस, वो 2033 तक लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ से हमें एक उसके मिशन के बारे में पता चलता है, मार्स सैंपल रिटर्न। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, एक ये न्यूज़ है जिसमें कि अभी आपको पता होगा कि एलन मस्क हम इंडिया के विजिट पे आ रहे हैं और जो कुछ डील भी यहाँ पे होने वाला है जिसमें कि स्पेस स्टार्टअप से रिलेटेड भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड डील भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उनके विजिट से पहले जो हमारे गवर्नमेंट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें ये कहा है कि स्पेस में अब 100% FDI को उन्होंने नोटिफाई किया है। और उसमें उन्होंने 3 कैटेगरी रखी हैं जिसमें कि लिबरलाइज्ड एंट्री रूट्स के थ्रू FDI को परमिट किया जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं इस न्यूज़ का थोड़ा डिटेल। हाँ, इसमें यह कहा गया है कि 100% FDI अलाउ की गई है किसमें किसमें, तो कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स एंड ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट, जिसमें कि 74% तो ऑटोमेटिक रूट से हो जाएगा। लेकिन अगर 74% के ऊपर अगर उसको परमिट करना है FDI को तो उसमें गवर्नमेंट की मंजूरी लगेगी। ठीक है, लेकिन जो पहले ये था और केवल इसमें कहा गया था, पहले अगर पहले की पॉलिसी की बात करेंगे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स के लिए केवल गवर्नमेंट के अप्रूवल पे FDI की एंट्री होनी थी। ठीक है, और अगर ऑटोमेटिक FDI की बात करेंगे तो वो 49% तक परमिट किया गया है। किस किस में, लॉन्च व्हीकल में, एसोसिएटेड सिस्टम एंड सबसिस्टम में, एंड क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट्स, जो कि जो स्पेस पोर्ट्स की बात करें तो वो ऐसे हैं जो कि लॉन्च करेंगे और रिसीव करेंगे स्पेस क्राफ्ट्स को। तो उनमें अगर FDI परमिशन की बात करें तो ऑटोमेटिक FDI उसमें 49% की गई है और उससे ऊपर अगर करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट की मंजूरी लगेगी।
ठीक है। और जो सेक्टर्स हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, सिस्टम और सब सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट्स, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट, इसमें 100% ऑटोमेटिक रूट पे अभी एफडीआई इसमें परमिट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एडिटोरियल में भी खास ज़्यादा आज न्यूज है नहीं उस तरह से, पॉलिटिकल है ही हैं सब। और ये हमने स्विट्ज़रलैंड वाला जो इनिशिएटिव था जिसमें कि वो यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस की जो संभावनाएं हैं उसको तलाशने के लिए एक बड़ा सा एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसकी बात ये हमने पीछे एक बार चर्चा किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक ये न्यूज है, इसमें अभी देखा गया है कि जो इकोनॉमिस्ट है जो इसके फोरकास्ट जो रखा था इन्होंने चाइना के इकोनॉमी के बढ़ने का जो बताया था, उसके अनुमान के परे जाकर ज़्यादा तेज़ गति से चाइना की इकोनॉमी बढ़ी है। ठीक है, और वो ग्रोथ दिखाया है। अभी जो जनवरी और मार्च वाला जो क्वार्टर गुजरा है उसमें इन्होंने दिखाया है 5.3% का ग्रोथ दिखाया है। तो सबके अनुमानों को बिल्कुल गलत साबित करते हुए चाइना की इकोनॉमी बढ़ी है। और इसमें जो ड्राइविंग फोर्स कह सकते हैं इसके लिए इन्होंने बताया है कि सर्विस सेक्टर है और जो एक्सटर्नल डिमांड है जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सपोर्ट का जो बूस्टअप हुआ है, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके थ्रू ये ग्रोथ में उनके आंकड़ों में बढ़ोतरी दिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अभी न्यूज आपने देखा होगा कि दुबई में बहुत ज़बरदस्त इतनी बारिश हुई है कि वहाँ की एयरपोर्ट वगैरह में पानी घुस आया और बहुत सारी फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया या तो डाइवर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके पीछे बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि ये मिला जुला इफेक्ट है। एक तो उनके एक टर्म अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में चल रहा है, एक टर्म अभी सुनने में आ रहा होगा आपको, क्लाउड सीडिंग। ठीक है, तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग का है इफेक्ट अभी मतलब ठीक ठाक कहा नहीं जा सकता कि क्लाउड सीडिंग से हुआ है या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, सब का मिला जुला इफेक्ट है। तो इसके थ्रू अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। और आप ये देखिए कि यूएई में इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है और जिसमें कि पूरा बिजनेस उनका तहस नहस हो गया। और वहाँ कह रहे हैं कि न्यूज एजेंसी कह रही है कि जब से 1949 से जो डाटा कलेक्शन हो रहा है और इतना ज़बरदस्त बारिश कभी देखा ही नहीं गया। ठीक है ना, तो अब वही है कि अब इसको देखा जाए। अच्छा, क्लाउड सीडिंग की बात करें तो अगर क्लाउड सीडिंग की बात करें तो सीधा सीधा इसको समझिए कि इसके थ्रू आप क्या करते हैं कि साल्ट के मिक्सचर्स को क्लाउड में जाके स्प्रे करते हैं और जिसके थ्रू जो कंडेंसेशन है वो फास्ट अप हो जाती है और इसके थ्रू इवेंचुअली रेनफॉल हो जाता है। तो यही क्लाउड सीडिंग है। इसी टेक्निक के लिए उन्होंने कई सारे फ्लाइट्स उसको भेजे थे क्लाउड सीडिंग करने के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है, वहाँ के ऐसा प्रैक्टिस है क्योंकि वहाँ रेनफॉल कम होती है तो इसकी वजह से क्लाउड सीडिंग की मदद से बारिश करवाई जाती है। ठीक है, और अगर आंकड़ों की बात करें तो यूएई में 1982 में पहली बार क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश करवाई गई है। तो अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अचानक से इस साल ऐसा क्या हुआ जो इतनी भारी बारिश हुई। तो इसके पीछे कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि जो 15 से 16 तारीख को अल अन एयरपोर्ट से क्लाउड सीडिंग करवाने के लिए विमान उड़े थे और 2-3 दिन में पिछले इन्होंने 7 बार उड़ान भरी, मतलब 7 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया क्लाउड सीडिंग का। तो अब ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस बार दिक्कत हुई, इससे इतनी ज़्यादा बारिश हुई। तो कुछ जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि दुबई और उसके आसपास के देशों में बेहद धीमी गति से साउदर्न जेट स्ट्रीम बह रही है। तो अगर इसको समझें अगर, तो ये एक इस तरह की वायुमंडलीय हवा है जो अपने साथ गर्मी लेकर आती है। तो दुबई और उसके आसपास समुद्र वाला इलाका है जहाँ धूल के तूफान आते रहते हैं और धूल अपने आप में एक क्लाउड सीडर है। ठीक है, और जिसको अगर साइंस के लैंग्वेज में कहेंगे तो ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है।
तो अब ये कह रहे हैं कि इस बार की क्लाउड सीडिंग इसलिए भी गड़बड़ हुई क्योंकि जब आप स्प्रे कर रहे थे 60 मिक्सचर्स को क्लाउड के बीच में, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा धूल के कण जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो भी शामिल हो गई, और इसकी वजह से बारिश ऐसी हुई कि उन्होंने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग को भी हमने जाना और थोड़ा सा जो पैटर्न है उसको भी जाना। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये एक नज़ारा था अभी हमने देखा अयोध्या में कल 3-4 मिनट के लिए रामलला का सूर्य तिलक हुआ था, जिसमें कहते हैं कि साइंटिफिक भी है, और जो आदित्य L1 के जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको ऐसा करना संभव बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो मस्क की विज़िट होने वाली है उसके भी रिगार्डिंग एक न्यूज़ है, और इसमें ये कह रहे हैं कि जो आने वाले हैं वो अपने टूर में इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्लान लेकर आए हैं, जिसमें कहते हैं कि 2 से लेकर 3 बिलियन US$ तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक फैक्ट्री भी बनाने की बात कर रहे हैं। और इंडिया में जो ईवी का मार्केट है, जो कि अभी जनरली डोमिनेट किया जा रहा है टाटा मोटर्स के द्वारा, और अभी लगभग 2% के करीब कार सेल्स हुई हैं ईवी की। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली। तो उसमें ये कह रहे हैं कि सरकार ने अपना जो एक तरह से वो टारगेट रखा है, वो रखा है 30% न्यू कार्स टू बी ईवी स्टार्टिंग 2030। तो अब वो चाह रहे हैं कि जो टेस्ला के भी मालिक हैं, तो वो टेस्ला के लिए भी थोड़ा अपनी मार्केट तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि US और चाइना में इनकी जो सेल्स है वो मार्केटिंग जो है वो घटी है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी एक अपना वो मार्केट भी तलाश रहे हैं, और कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली और मुंबई में शोरूम बनाने के लिए भी वो जगह ढूंढ रहे हैं। और हमेशा वो डिमांड करते रहे पिछले कुछ समय से कि जो हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट टैक्सेस है ईवीज़ के लिए उसको कम किया जाए। अभी गवर्नमेंट मार्च में नई ईवी पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें कहा है कि जो 100% जो टैक्स था पहले, उसको अब घटा के मतलब 50% तक उसमें घटाया गया है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट प्लान्स की भी बात भारत सरकार ने की है। तो अब जब ये आते हैं मस्क, क्या बातें होती हैं, फिर उसके हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये न्यूज़ है, थोड़ा सा देख सकते हैं इसे, कि एप्पल और क्लीन मैक्स कंपनी ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया है, और इसके थ्रू जो 6 रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, और टोटल कैपेसिटी होगी इसकी 14.4 मेगावाट्स की। और ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी देखेंगे, और ये जो एप्पल के जो ऑफिसेस खुले हैं उसके लिए भी ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक ये न्यूज़ है अपने बिहार एडिशन में हिंदुस्तान के, वो लगा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि राजगीर के किला मैदान इलाका है जो कि 350 एकड़ में फैला हुआ है, उसमें खुदाई चल रही है ASI की, और इसमें नई नई बातें निकल कर आई है। उसमें अभी नई फाइंडिंग ये हुई है कि जो मौर्यन एरा है, मतलब पूर्व मौर्य काल में ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि वो भूकंप रोधी हैं, कंक्रीट से बनी हुई सड़कें मिली हैं, और उसमें जो जल निकासी है उसकी भी बेहतरीन व्यवस्था थी। ठीक है, और बहुत सारा वहाँ पे ऐसे जो अवशेष मिले हैं उसमें सबसे विशाल है, जितने भी पूर्व मौर्य काल के अवशेष मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे विशाल मिले हैं यहीं पे अभी जो किला मैदान की खुदाई हो रही है राजगीर में। ठीक है, जो पुरातत्व अधीक्षक है पटना के सुजीत नयन, उन्होंने कहा है कि 2500 साल पुरानी की संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या है उसको बताने के लिए कार्बन डेटिंग से भी उसका बताना अभी बाकी है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि स्वच्छता का भी खूब ख्याल रखा जाता था, उद्योग, रक्षा उपकरण उत्पादन जैसी खूबियों से लैस था राजगीर। ठीक है, और पूर्व मौर्य काल से लेकर मौर्य, शुंग, कुषाण, पूर्व गुप्त और गुप्तोत्तर काल के 300 से अधिक पुरावशेष मिल गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो दिसंबर से जो यहाँ चल रही है खुदाई,
और अगर वो सारी कड़ियों को अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इतिहास का जो हमारा जो नॉलेज है और जो हमारे बुक्स के जो चैप्टर्स हैं उनका भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और एक और न्यूज़ है इसी में, UNFPA उन्होंने विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 पर रिपोर्ट जारी की है और जिसमें ये कहा गया है कि 24% आबादी 14 वर्ष तक की है। ठीक है, मतलब 0 से 14 एज ग्रुप में 24% अपनी पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा जो 68% पॉपुलेशन है वो है 15 to 64 के एज ग्रुप में। ठीक, और इसमें ये कहा गया है कि भारत की जो आबादी है वो 144.17 करोड़ तक पहुंच गई है। हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और चाइना की बात करें तो 142.5 करोड़ की आबादी के साथ वो नंबर 2 पे है। ठीक, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब जीवन प्रत्याशा है, वो पुरुषों की 71 वर्ष है और जो महिलाओं की है वो है 74 वर्ष सॉरी। और 2020 की अगर रिपोर्ट की बात करें तो उसमें पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 67.8 थी और महिलाओं की 70.4 थी। तो आप देखेंगे कि महिला और पुरुष दोनों के ज़्यादा समय तक जिंदा रहने की जो एज है वो बढ़ी है। ठीक है, चलिए, और इसमें यह कहा गया है कि 2050 तक भारत में दुनिया के 17% जो बुजुर्ग आबादी वो भारत में होगी। ठीक है, और आज के डेट में बात करें तो ये केवल 7% है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब एक आर्टिकल है जलवायु परिवर्तन पर न्यायिक सक्रियता। ये भी हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आर्टिकल है और इसमें इन्होंने 2 केसों को पैरेलल लेकर बात की है। इसमें ये कहा गया है कि अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि अभी टेम्परेचर हर जो बड़े बड़े शहर हैं भारत में उसके बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से 2 अभी हाल में न्यायिक फैसले आए हैं और जिसको लेकर कि जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारे जो न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके अलग एक व्यू पॉइंट देते हैं। ठीक, इसमें एक ये है कि 21 मार्च में एक आदेश हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया था और उसको अपलोड कर दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव से बचाव को विशिष्ट अधिकार बताया गया है। इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल है जो कि दैनिक जागरण में आया है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें यह कहा है कि फैसला सुनाते समय जो 3 सदस्यीय पीठ है उन्होंने कहा कि विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 14 तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 इस अधिकार का अहम स्रोत है। और इसी के पैरेलल उन्होंने एक और रिपोर्ट बताई है जिसमें कि स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय मानवाधिकार अदालत ने 2000 से ज़्यादा स्विस महिलाओं ने एक अपना याचिका दायर की थी और जिसमें ये कहा गया था कि सरकार जो है वो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के प्रति और उसको कैसे ठीक किया जाए इसके प्रति उपायों को लागू करने में सरकार पिछड़ी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। तो न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा है कि स्विस सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम रही है और इस तरह से उसने अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन किया है। ठीक, और दोनों निर्णय के इन्होंने पैरेलल रख के ये बताया है कि अब जो हमारी जुडिशियरी है वो भी इसको एक एज अ राइट के थ्रू इसको देखते हुए और इसको लागू करने के बारे में जो प्रोसीजर है उसके बारे में सोच रही है। ठीक है, चलिए, और इसी निर्णय के बीच में एक बात आई जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसमें बात रखी गई थी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ठीक है, जिसको GI कहा जाता है और वो एक तरह से लुप्तप्राय श्रेणी में है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है और अगर हम नहीं उस पर अब ध्यान देते हैं तो वो एक तरह से हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे। और ये जनरली पाए जाते हैं आपको राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, और इसमें ये कहा गया था कि इनका संरक्षण और जो सोलर एनर्जी को जो डेवलप कर रहे हैं तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए बात रखी है और उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय है। तो 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी मामले में ये फैसला सुनाया था जिसमें कहा था कि जो ओवरहेड जो भी ऊपर से गुजरने वाली जो मतलब सर के ऊपर से गुजरने वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है और जो कम वोल्टेज वाली बिजली की लाइनें हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए।
तो फिर उसके बाद सरकार ने एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया था, जिसमें ये कहा था कि अगर उसको अंडरग्राउंड करेंगे तो उनकी लागत भी बढ़ जाएगी और ये हो सकता है किसी भी तरह से जो नेचर है उसको ही प्रभावित करे। तो उसके बाद एक ये तर्क दिया गया था। उसके बाद जो हमारी मंत्रालय है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उन्होंने कहा कि अगर जो सोलर एनर्जी की जो लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस है, उनको अगर हम अंडरग्राउंड करेंगे तो जो कंट्री का कार्बन एमिशन जो है, कार्बन उत्सर्जन है, वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है। इसमें इन्होंने एक तर्क ये भी रखा है कि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू का मामला इसलिए बढ़ा है कि छिपकली और चिड़ियों की आबादी के कम होने से मच्छर बढ़े हैं, क्योंकि मच्छर को पहले ये खाती थी छिपकलियाँ और चिड़ियाँ, जिनकी पॉपुलेशन घटी है, जिसकी वजह से मच्छर से काटने वाले जो डिजीज़ हैं उनकी संख्या है वो इधर बढ़ी है। और इसमें इन्होंने 1980 के दशक में MC मेहता बनाम भारत सरकार का केस भी जिक्र किया है, जिसमें यह कहा गया था कि प्रदूषण रहित माहौल में जीवन बिताना अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी से रिलेटेड एक न्यूज हम आज, वो एडिटोरियल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इसे। और उसी जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी निर्णय आया है उसी का इन्होंने एक एनालिसिस किया है, जिसमें ये कहा है कि जनता को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आगे उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को देखते हुए राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, सतत विकास अवधारणा की समग्र समझ की आवश्यकता अनिवार्य है। ये सब बातें उन्होंने रखी है। ठीक है, और इसमें एक जो छोटा, इसी के आर्टिकल के अंदर एक छोटा सा आर्टिकल है और उसमें इससे बचने के बारे में बताया गया है। इन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें बहुआयामी रणनीति अपनानी पड़ेगी, जिसमें किसानों की बात की उन्होंने कहा है कि किसानों के जो मौसम जो बदल रहा है उसके प्रति जो उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो उनका उत्पाद है, उसकी पैदावार जो घट रही है, कभी नहीं हो रही है, उससे निपटने के लिए उन्होंने कहा है कि उन्हें सूखा प्रतिरोधी फसलें, कुशल सिंचाई प्रणालियों और विविध कृषि पद्धतियों का ज्ञान और संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन से जो आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको, गरीबों को बचाने के लिए, उसके लिए उन्होंने जो सुझाव दिया है वो है कि खाद्य सब्सिडी दी जाए, कैश ट्रांसफ़र किया जाए उनको, बेरोजगारी भत्ता, ये सारी चीज़ें उनके लिए किया जाए। ठीक है, और इन सब से बचने के लिए जो बेसिक जो बुनियादी ढांचे हैं, स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा तक सबकी पहुंच हो, उसके लिए निवेश करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए एक न्यूज है जिसमें ये कहा गया है कि नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो कि रेयर अर्थ मेटल, जो दुर्लभ खनिज हैं, उनके बारे में, उनके खनन और जो कानूनी उपाय हैं उसके बारे में सुझाव देगी। ठीक है, रणनीति बनाएगी जिससे कि खनन सुधारों के प्रभाव को लोकप्रिय बनाया जाएगा। और इसमें खास करके लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि जो भी हमारा डिजिटल जो हमारे उपकरण हैं वो लिथियम से ही चलते हैं। और आपको ध्यान होगा पिछले साल जो है GSI ने जम्मू कश्मीर के सलाला हैमाना क्षेत्र में 59 लाख लिथियम के अनुमानित संसाधन स्थापित किए थे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस। और उसके साथ आपको जाते जाते इस कार्टून के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये डिबेट में बना हुआ है और अभी हाल में सुनवाई भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि याचिका थी। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था इसको कि कैसे EVM से रिलेटेड जो भी आंसर लोगों के मन में संदेह है, शक हुआ है, उसको कैसे दूर किया जाए और VVPAT के 100% लगाया जाए, VVPAT हर जगह, हर बूथ पे, और उसकी सारी पर्चियों की काउंटिंग की जाए। तो उस पर पक्ष विपक्ष रखा जा रहा है और उसी में दलील
सुनते समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ऑब्जर्वेशन दिया कि भले ही जो याचिका करते हैं उनके वकील को कहा, भले ही आप भूल गए हों कि उस जब बैलेट पेपर से हम चुनाव कराते थे उस समय क्या दिक्कत आती थी, भले ही आप भूल गए हों, लेकिन हमें सब याद है उस समय क्या क्या सीन होता है। तो उसी के बैकग्राउंड में ये कार्टून है, इसका मजा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।